हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे है सब। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हम लोग सीएसएस की जो एमपीटी है 2024 का जो सीएसएस है उसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। आपको जो मसला पेश आ रहा है, सपोज लिंक ओपन नहीं हो रहा, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, या फिर अकाउंट कैसे बनाए, ये चीज़ें सभी का हम लोग डिस्कस करेंगे। चालान की एक अलग से वीडियो में भी मैं बता दूंगा कि चालान किस तरह फिल करना है, और इसी वीडियो में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऐसा है कि एफपीएससी सर्च करेंगे गूगल में, पहले ही लिंक पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले तो रिलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपने रिलोड कर ही देना है, ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाए। उसके बाद यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करना है, अपडेट्स व्यू ऑल। अब जो है इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि सभी लोग बैठे थे, हज़ारों लोग हैं जो इस वेबसाइट के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि हमने अप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली आपका अगर लोड नहीं हो रहा तो उसका मसला ये है कि आपने वो है, बहुत सारे लोग हैं और सब एक साथ जब किसी वेबसाइट पर कूद पड़ते हैं तो यही हाल होता है उस वेबसाइट का। तो इसके लिए आप वेट करें और हम भी करेंगे। लोड होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की लिंक आ चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले जो है एडवर्टीज़मेंट है। एडवर्टीज़मेंट मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। रूल जो है इसको ज़रूर पढ़िएगा कि आप एलिजिबल है भी या नहीं है, और किस तरह मतलब उठना बैठना, टेस्ट वगैरह देना क्या तरीक़ेकार है, ये सब इसलिए भी है आई डोंट नो, बट ये एथिक्स एंड सिविक्स वालों के लिए है और उर्दू वालों के लिए भी है कुछ। एंड देन ये ट्रेजरी डाउनलोड करें यहाँ से, मतलब रिसीट चालान वगैरह यहाँ से डाउनलोड करें, इसको प्रिंट करें। छोटा सा, बहुत ही छोटा सा आ जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा सा, मतलब एक साथ इन्होंने एक ही कागज़ पर इतना सारा लिखाई की है, तो जब आप प्रिंट करेंगे तो बहुत ही छोटा सा होगा। यहाँ पर आपने कैंडिडेट नेम लिखना होगा। देखें यहाँ पर कैंडिडेट नेम होगा आपका। लेट मी सी इफ आई कैन डू समथिंग ऑफ इट। देखें अब मैंने थोड़ा इसको उलट लिया है दूसरी तरफ। तो इसका देखें यहाँ पर आपने कैंडिडेट नेम लिखना होगा, यहाँ पर अपनी 80 तो बाकी कुछ भी नहीं करना। चार बार आपने लिखना होगा, इनमें से दो आपके पास वो दे देगा बैंक वाला और दो खुद के पास ही रख लेगा। उसके बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़िएगा कि अप्लाई का तरीक़ेकार क्या है। वैसे जब मैं बता रहा हूँ तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देखें आपके पास अकाउंट हो तो बेहतर, ना हो तो न्यू यूज़र पर क्लिक करें, और पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें। न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें कैंडिडेट नेम पर लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखना है पूरा का पूरा, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स में हो वही लिखना है। लॉगिन का मतलब क्या होता है? लॉगिन आपने बस आपका, सपोज आपका नाम अकरम है ना, तो आप यहाँ पर अकरम लिख दें, सिर्फ स्पेस बिना नहीं देना, स्पेस वगैरह नहीं देने। और अगर अकरम ना हो तो अकरम 5 कर दे, अकरम 1 हो गया, अकरम 6 3, इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये आपने अपना लॉगिन लिख दिया। लॉगिन मतलब आप जब लॉगिन वहाँ पर होंगे तो आपने क्या लिखना होगा। अब हर बार आपने अपना पूरा नाम तो नहीं लिखना होगा ना, तो छोटा सा एक हिस्सा ही लिख दें। फिर उसके बाद एक अच्छा सा पासवर्ड लगा दें। अच्छा खासा पासवर्ड होना चाहिए जो आपसे भूले भी ना, और मिनिमम कैरेक्टर्स 6 हैं, मतलब 6 अल्फाज का कुछ पासवर्ड हो तो बेहतर है। उसको कंफर्म करना है, फिर अपना वो ईमेल दें जिसको आपने ज़िंदगी भर यूज़ करना होगा। अब किसी ने इस तरह का ईमेल दिया था कि उससे फिर भूल ही गया था, तो एक बार अगर आपने भूल दिया, पासवर्ड भूल गए, ईमेल भूल गया, कुछ भी हो गया, बस समझ लो आपकी बस अप्लाई ख़त्म। फिर आपको रिकवर करने के लिए चक्कर काटने पड़ेंगे इस्लामाबाद के, वहाँ से आपने ठीक करना पड़ेगा फिर इस चीज़ को। फिर आपने CNIC, वही CNIC लगानी होगी जो आपके पास हो, जैसे इस तरह, और डैश जो है यहाँ पर देने हैं। देखो या तो खुद ही आ जाएंगे डैश, या फिर आपने देने हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड क्या होता है, यहाँ पर आपने वेरिफिकेशन कोड लिखना होता है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप कलर ब्लाइंड ना हुए तो आपको साफ साफ नज़र आएगा। यहाँ पर आपने 5 फिर 9 फिर 1 7 7 सभी को एक साथ लिखें बिना स्पेस दिए और सबमिट पर क्लिक करें। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर दिया, आपका अकाउंट बन गया। फिर यहाँ पर आप अपना नेम लिख दें। जैसे सपोज़ ये मेरा लॉगिन हुआ, छोटा सा लॉगिन है, पूरा नाम नहीं है।
मैंने लॉगिन लिख दिया, साथ में पासवर्ड दे दिया, फिर लॉगिन पर क्लिक किया। अब ओह सॉरी, वेट, मैंने पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया है, सो दैट्स व्हाई। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, और जिन्होंने मतलब CSS स्पेशल के लिए मतलब जो अप्लाई की थी या उनके लिए जो अकाउंट बनाया था, तो उन्होंने भी नया अकाउंट बनाना है, या याद रखें, इस बात को याद रखें कि आपने इस टेस्ट के लिए एक अलग से अकाउंट बनाना होगा। वो जो स्पेशल में बनाया था वो अलग था, अब ये अलग है। सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने प्रोफाइल बनानी है, मतलब प्रोफाइल। अब यहाँ पर देखें, मेरा पूरा नाम है, यहाँ पर फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो आपका हुआ उसी के तरीके से ही आपने मतलब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से मतलब कम से कम जो लोग पैदा हुए हैं 2003 में वो अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1992 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। डोमिसाइल कौन से, मतलब डोमिसाइल कब इशू हुआ था ये भी याद रखें। आपका डोमिसाइल, सिंध वालों ये याद रखो कि आपका जो सही तरीके से एक डोमिसाइल होता है उसी को ही आपने मतलब सेलेक्ट करना है। ये वहाँ पर जो डेट लिखी होती है उसी को ही आप सेलेक्ट करते हैं। वो वाला डोमिसाइल नहीं जिसमें आपका सिर्फ ये लिखा होता है कि दिस इज़ एन एजुकेशनल डोमिसाइल ऑल ओवर सिंध अलाउड, इस तरह की चीज़ नहीं। तो कि एजुकेशनल ना हो वो डोमिसाइल नहीं। सिंध वालों के मेरे ख्याल में 2-3 डोमिसाइल तो बनते हैं, पता नहीं किस किस कामों के लिए होते हैं, लेकिन एक डोमिसाइल ऐसा भी होता है कि जो आपके बिल्कुल इलाके को ज़ाहिर करता है। आपके वालिद साहब का नाम वग़ैरह होता है, वहाँ का इलाका होता है, उन सभी चीज़ों को जिस डोमिसाइल में लिखा होता है, और उसी को ही आपने उसका वहाँ पर जो डेट होता है उसी को यहाँ पर लगाना है। मुस्लिम है तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम वरना सेलेक्ट करते हैं। फिर नॉन मुस्लिम के लिए ऑप्शन भी है कि मतलब एक अलग से मतलब एथिक्स वाला जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैरिटल स्टेटस जो है वो मैरिड, नॉन मैरिड वगैरह। अगर मैरिड हुए तो हस्बैंड का, मतलब सपोज फीमेल है तो आपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, नहीं है तो बस ना लिखे। फिर यहाँ से अपना पोस्टल एड्रेस लाजमी लगाना है। जिस चीज़ पर स्टार लिखी हूँ उस चीज़ को लाजमन लगाना है, जहाँ पर ना हुआ स्टार उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस याद रखें वही होता है जो आपके शनाख्ती कार्ड के पीछे लिखा होता है, तो वो ही आपका परमानेंट एड्रेस होता है। एंड अगर वो भी अपना लिखना चाहे तो बस दोनों को सेम ही लिखते हैं। पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं या फिर और जहाँ पर मतलब दोनों को एक साथ ही लिखते हैं। फिर यहाँ से डोमिसाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमिसाइल में जो है आज़ाद कश्मीर वाले हैं, बलूचिस्तान, एक्सफाटा, बलूचिस्तान के ट्राइबल एरियाज़, खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज़ जो है वो, सिंध, पंजाब, ये सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपना अपना सेलेक्ट कर ले देखें। अर्बन, रूरल, ट्राइबल एरियाज़ इनमें आते रहते हैं, तो उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट तो हमने इस पहले डोमिसाइल में सेलेक्ट कर देता हूँ। सपोज़ मेरा एक्सफाटा हो गया, तो यहाँ से आप मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट या फिर एजेंसी वगैरह सेलेक्ट कर दे। तो लेट मी सेलेक्ट, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो है आपका ईमेल ऑलरेडी लिखा होगा, फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिएगा, यहाँ पर यह ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद CNIC लगा दें अपनी। और एज रिलैक्सेशन अगर आपको क्लेम करनी है तो इसमें मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आर्म सर्विस, आर्मी में काम किया होगा, या फिर किसी ख़ास मतलब मज़हब वगैरह के हैं कम्युनिटी से, या फिर आज़ाद कश्मीर वाले हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं, रिकॉग्नाइज ट्राइबल और बलूचिस्तान के कुछ ख़ास ट्राइब्स जो हैं उनके, फिर रेजिडेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो उन सभी में से मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके ख़िलाफ़ अगर कोई केस वगैरह चल रहा है या नहीं तो वो भी आप बता दीजिएगा। सपोज़ आपका अभी FIR या फिर कोई केस वगैरह चल रहा है तो वो बता दें। उसके बाद सेव करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर जो होता है वो पिक्चर का होता है। लेकिन पिक्चर तभी आएगा जब आपने ये सभी डेटा दी गई हो। तो मैं ये डेटा जल्दी से दे देता हूँ। पिक्चर की बात आती है तो पिक्चर के लिए आप देखें, आपके पास 30 KB का होना चाहिए, या फिर गूगल में सर्च करें कि रिसाइज इमेज। देखो ये रिसाइज पिक्सल भी है एक, resizePixel.com पर अगर आप जाएं
तो यहाँ से अपनी मतलब पिक्चर को रिसाइज़ कर सकते हैं। अपलोड पिक्चर पर जैसे ही क्लिक कर दें, मतलब आप फिर कोई भी पिक्चर, सपोज़ मैंने ये एक पिक्चर अपलोड कर दी। अब इसको हम लोग रिसाइज़ कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए 30 केबी लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर केबी है और सपोज़ आपका यहाँ पर कुछ भी नंबर हुआ, लेकिन उन्होंने 30 केबी माँगा है, तो 30 केबी सेलेक्ट कर देते हैं। कंप्रेस पर क्लिक करेंगे, कंप्रेस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर उन्होंने इतना ही रिड्यूस कर दिया कि 30 क्या 8 केबी तक आ गया। उसके बाद गो टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद डाउनलोड इमेज पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आते हैं मतलब यहाँ पर, फिर उसके बाद चूज़ फाइल करें, अपलोड एंड आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपलोड पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको अच्छी खासी बताता चलो कि यहाँ पर आपने एग्जामिनेशन नेम लिखना होगा। सपोज़ आपने जो है इंग्लिश की डिग्री ली है, सपोज़ बीएस इंग्लिश किया है, बीएस केमिस्ट्री की है, एमए केमिस्ट्री की है, एमएस केमिस्ट्री की हो, एमए फिज़िक्स या एमए उर्दू की हो, तो उसी तरह ही लिखना होगा। मतलब एमए लिख दें, एमए उर्दू कर दें, या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स वगैरह अगर पूरा लिखना चाहे तो भी कर सकते हैं। जीपीए है तो जीपीए सेलेक्ट कर दें, डिवीज़न है डिवीज़न, ग्रेड। जीपीए सपोज़ हुआ आपके, तो आपने यहाँ पर जीपीए लिखनी होगी। उसी तरीके से आपका डिवीज़न हुआ तो यहाँ से डिवीज़न सेलेक्ट कर दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे। और ग्रेड हुआ तो ग्रेड यहाँ से आपको एबीसी मिला था। अब ग्रेड जो होता है मोस्टली सेकेंड ईयर और मैट्रिक में ही मिलता है, और बाकी में डिवीज़न और जीपीए वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिसेंट एजुकेशंस जो हैंगे उन्हीं को ही लिखना पड़ेगा। रिसेंट में आपने एमए उर्दू सपोज़ लिख दिया, यहाँ से फिर आपने जीपीए लिख दिया, और फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, आप वहाँ पर मतलब किस यूनिवर्सिटी का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जहाँ पर चलते हैं, या फिर जो वो होते हैं टीचिंग वगैरह होता है, तो वो क्या किस तरह था। मोस्टली इंग्लिश ही होता है, तो इंग्लिश में था। सपोज़ आपकी डिग्री फिज़िक्स में थी, केमिस्ट्री में थी, बाकी चीज़ों में थी, तो मोस्टली इंग्लिश ही आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आपने यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर लिखना है। सपोज़ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कर दो, पंजाब कर दिया। अब ये यूनिवर्सिटी कर दी। फिर इसके बाद स्कूल कॉलेज लोकेशन क्या था, यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या थी। यूनिवर्सिटी की लोकेशन जो थी वो आप कह सकते हैं कि मतलब लाहौर पंजाब थी, इस तरह कह सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन ना दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ सिटी और प्रोविंस ही बता दें। फिर आपने कौन सी तारीख से शुरू की थी। अब अगर स्टार्टिंग डेट आपको मालूम नहीं है तो अंदाज़न ही लगा दें कि आपके मतलब 4 साल पहले या 2 साल पहले एडमिशन कौन से महीने में शुरू हुई थी। तो मोस्टली अगस्त सितंबर, जहाँ तक के केपी का मुझे मालूम है, तो उस तरह का होता है। पंजाब का थोड़ा अर्ली होता है, उससे 1-2 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। और अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं हो तो 1 लिख दें, या फिर स्टार्टिंग का कोई भी डेट लिख दें, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क जो पड़ता है आपके ख़त्म होने के दिन से पड़ता है कि आपने किस दिन को ख़त्म किया था। तो जिस दिन आपकी ट्रांसक्रिप्ट आई थी, जिस दिन आपकी डिग्री आई थी, उस पर जो डेट लिखा होता है, रिज़ल्ट अनाउंस डेट, वही आपने लिखना होता है। सपोज़ आपकी डिग्री जो है 2022 में आई थी और 1 अगस्त को आई थी, तो आपने वही लिखना होगा। ट्रांसक्रिप्ट के नीचे देखिएगा, वहाँ पर लिखा होगा रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, उसी को आपने लगाना है। फिर आता है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, सेम है, आपने दोनों यही लगाने हैं, ये 2022 और ये 1। अब देखिए मेरा रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट भी वही हुआ, और वो भी मेरा डिग्री कब ख़त्म हुई, तो उसी तारीख को ही ख़त्म हुई। अब यहाँ पर आपने क्लिक नहीं करना, अगर आपने तभी क्लिक करना है जब आपकी रिसेंट डिग्री हो। सपोज़ आपके ने एमए की डिग्री यहाँ पर लिखी है ना, कि मेरे पास एमएससी है, एमएससी फिज़िक्स कर दो, फिज़िक्स है, तभी ही आपने इसको सेलेक्ट करना होगा। और आपने इसमें RMF तभी सेलेक्ट करना होगा जब ये क्वालिफ़िकेशन आपको मतलब ये काबिल बनाती है CSS के। तो CSS जो है वो आपको
आपको जो है बीए की डिग्री है वो भी आपको सीएसएस के काबिल बना सकती है, और एमए की डिग्री भी आपको सीएसएस के काबिल बनाती है। और अगर आपने एमफिल की हो तब भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जब भी इंटरमीडिएट का हम दर्ज करेंगे तो उस वक्त आपने नहीं लिखना होगा, इसमें कोई भी सेलेक्ट नहीं करना होगा। चूज आर इफ दिस इज क्वालिफिकेशन दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर द अपेयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन। चूज, अगर आपने एमबीबीएस किया हो तो एम, अगर आपने एमबीबीएस की हो तो आपने एम सेलेक्ट करना है। नहीं की है एमबीबीएस तो एफ सेलेक्ट कर, आर सेलेक्ट कर दें। एंड अगर आप किसी बाहर मुल्क से मतलब आपकी डिग्री है तो एफ़ सेलेक्ट करेंगे। याद रहे हमने सिर्फ इसी को ही सेलेक्ट करना है। ये मोस्टली अगर कोई डॉक्टर है तो एम को ही सेलेक्ट कर दे, कोई बाहर मुल्क से डिग्री करके आया है तो एफ़ सेलेक्ट करते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स का क्या थे आपकी डिग्री में? तो फिजिकल, सपोज फिजिकल साइंस था मेरा एक। यह ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें कि मेजर क्या था आपका, एक लिख दे तो भी चलेगा। उसके बाद अवार्ड और डिस्टिंग, अगर आपने कुछ मतलब अवार्ड, आपने डिस्टिंक्शन हासिल की हो तो भी देख सकते हैं। अगर सपोज आपने फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडलिस्ट है या फिर सेकंड थर्ड हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। और मैंने जीपीए नहीं लिखी है, सपोज मैंने जीपीए लिख देता हूँ 2.82, ये लिख दी और इसके बाद सेव कर दिया। सेव करते ही आपके पास नीचे अगर देख लें तो ये आ जाता है एमएससी फिजिक्स। सपोज आपने एमएससी की है, उसके बाद वाली जो डिग्री है वो कौन सी, उससे मतलब पहले जो आपने की है तो वो बीए कर दिया या फिर इंटरमीडिएट कर दिया। अब अगर इंटरमीडिएट की है तो यहाँ पर आप इंटर MEDIAT इंटरमीडिएट लिखते हैं बस, या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी लिख सकते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन कर दिया। ग्रेड क्या था? एक कर दिया मैंने। इंग्लिश मीडियम था। बोर्ड कौन सा था? अब बोर्ड के लिए आसान तरीका यह है कि 22 लिख दे, उसके बाद आप कोई भी लिख सकते हैं। 22 लाहौर कर दिया या पेशावर, क्वेटा, कुछ भी, पूरा का पूरा लिखने की खास ज़रूरत नहीं है। कौन सी स्कूल से किया था और या फिर उसी स्कूल की मतलब लोकेशन ही दे दे, स्कूल नहीं, लोकेशन दे दें, नेम ना लिखे। और इंस्टीट्यूशन का नाम जो है ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आपने बोर्ड आपकी बोर्ड है, इंटरमीडिएट है या फिर मैट्रिक है तो आप अपने स्कूल का नाम ना लिखें और बोर्ड का नाम लिख दें, कौन से बोर्ड से दिया था, फिर उस बोर्ड का लोकेशन क्या था। लोकेशन का जैसे मैंने ही कह दिया कि एग्जैक्ट लोकेशन अपने स्कूल का ना दे, बस सिटी ही लिख दें कि सपोज लाहौर था पंजाब में, ये कर दिया। अब किस तारीख से आपने शुरू की थी तो ऑब्वियसली आपको मैट्रिक से या इंटरमीडिएट जो होती है वो 2 साल की होती है। अब 2 साल पहले सपोज मैंने 18 में मेरी रिज़ल्ट आई है तो उससे 2 साल पहले 2016 में मैंने एडमिशन शुरू की थी, कहीं पर जून में हो गई। सपोज़ एक तारीख सेलेक्ट कर दे, अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है। फिर कब आपकी मतलब रिज़ल्ट आई तो 2013 में आई एंड अगस्त में आई मेरी रिज़ल्ट। एक तारीख ना सेलेक्ट करें, यहाँ पर आपकी जो वो है, आपकी अपनी रिज़ल्ट कार्ड देके वहाँ पर रिज़ल्ट डेट आई होगी, कुछ होगा तो उसी को सेलेक्ट कर दे। फिर सेम डेट जो है वो यहाँ पर भी लिख दें। सपोज़ 2018 में आपकी रिज़ल्ट आई थी तो यहाँ पर 2018। अब यहाँ पर देखें, इंटरमीडिएट जो होता है और मैट्रिक जो होता है वो आपको सीएसएस के काबिल नहीं बनाता। आप इस काबिल नहीं होते कि आप उस डिग्री से सीएसएस के लिए अप्लाई कर दें। तो आपने इन चीज़ों को नहीं सेलेक्ट करना। एक बार सेलेक्ट हो गया तो आपने यहाँ से डिलीट करना होगा और फिर से दोबारा। मेजर सब्जेक्ट क्या थे? साइंस ही कर दो, ये साइंस कर दिया। बाकी अगर कुछ मेजर था तो यहाँ पर लिख दे। अगर आपने गोल्ड मेडलिस्ट मतलब फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी बोर्ड में तो यहाँ पर लिख दे, वरना रहने दें। सेव पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से आएंगे और मैट्रिक की या फिर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन वगैरह लिखेंगे और फिर सेव करेंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना 5 ही एंट्रीज़ यहाँ पर आपकी अलाउड है। सपोज़ आपने बहुत सारी डिग्रियाँ वगैरह की है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ 5 ही लिखते हैं, उससे ज़्यादा ना लिखें। और जो कि सबसे फ्रेश हो आपने उसी को ही लिखना है, पुराने डिग्रियों को नहीं लिखना। उसके बाद सेव किया। सेव के बाद फिर स्किप दिस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप डिसेबल हैं तो विजुअली इम्पेयर्ड पर सेलेक्ट कर दें, फिजिकली कोई भी सेलेक्ट कर दें।
फिर आपको असिस्टेंट ज़रूरत है क्या नहीं, आपकी किसी बंदे की ज़रूरत है क्या नहीं है, नो असिस्टेंट रिक्वायर पर क्लिक करें। या फिर अगर आपको किसी राइटर की ज़रूरत है, हेल्पर की ज़रूरत है कि आपको आपकी हेल्प करे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और कंप्यूटर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, अगर आपको किसी जो है कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ सकती है उन लोगों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जिनकी नज़र वगैरह काम नहीं करती, उनके लिए कंप्यूटर से काम चलाना पड़ता है, तो वो सहूलत भी मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर मतलब हर जगह पर नहीं है, स्पेसिफिक जगह पर है। फिर उसके बाद अगर सपोज़ आप पर एप्लीकेबल नहीं है तो स्किप दिस सेक्शन। और ये आपका हो गया। अब प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना होगा कि अप्लाई फॉर सीएसएस पर क्लिक कर दें, अप्लाई फॉर एमपीटी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही अप्लाई कर दें, यहाँ पर देखिए चालान जो होगा उसका नंबर होता है। चालान अगर आप हम एग्जैक्टली देख लें तो उस पर कोई वो नहीं होता, नंबर नहीं होता। लेट मी शो यू। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेरी वीडियोस इसलिए लेंथी होती हैं क्योंकि मैंने एक अच्छे खासे तरीके से आपको बताना होता है। अब आपने हज़ारों वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस देखकर अपना मसला हल करना है, या फिर एक वीडियो में पूरा का पूरा खुद समझना है। और या तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है पोस्ट करते हैं, करते रहते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं कि यार मुझे बता दो प्लीज़, हेल्प मी विद दिस, लेकिन उनसे खुद नहीं हो पाता कि गूगल में सर्च कर दो या फिर रूल्स देख लें, तो या फिर वीडियोस देख ली जो कि अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर देख ले चालान जो होगा, टू व्यू और डाउनलोड चालान एप्लीकेशन, क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब लेट मी शो दिस टू यू, सॉरी, इस तरह का चालान होगा। अब इस पर देखें ट्रेजरी रिसीट नंबर नहीं है, देखो अब अगर देखें कि तो यहाँ पर कुछ रिसीट नंबर नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है क्या आप उसको लिख सके। तो इसको कैसे हल करना है कि रिसीट चालान नंबर क्या है मेरा, चालान नंबर जो होता है वो आप अगर नेशनल बैंक में इस चालान को जमा करेंगे तो वहाँ पर जैसे ही वो स्टैम्प कर देता है साथ में एक नंबर लिख देता है, कभी कभी 4 लिख देता है, कभी कभी 20 लिख देता है, कभी कभी 88 लिख देता है। सपोज़ 4 लिख दिया है तो आपने 04 लिख दिया, यहाँ पर 04 कर दें, या फिर डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी। 250 आपने जमा की थी, उसके बाद कौन से बैंक में, तो नेशनल बैंक में ही जमा करनी है आपने। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सपोज़ आपने पाकपतन, पंजगुर, पिशावर में एनबीपी कोड था, कोड ब्रांच कोड क्या था उसका कोड भी लिखा होता है। स्टैम्प को अगर आप अच्छे से देखें तो स्टैम्प पर खुद ही जो स्टैम्प होता है उसके अंदर आप कोड लिखा होता है। एक कोड होता है 0388 हो सकता है, वो बैंक का ही कोड होता है, तो आप बैंक कोड लिखते हैं। सपोज जो कि मेरे नज़दीक है उसका कोड है 0388। अब और ये लिख दिया मैंने। ट्रेजरी रिसीट डेट किस तारीख को आपने जमा की थी, तो आपने 28 को जमा की है, 29 को जमा की है, 31 को जमा की है, उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद टेस्ट सेंटर कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, किस सिटी में आपने टेस्ट सेंटर देना है, टेस्ट कौन सी सिटी में देना है उसी को सेलेक्ट करें, जो कि सबसे नज़दीकी हो आपके उसी को ही सेलेक्ट करें। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आपका मतलब ऑलमोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपको आ जाता है आपका। और उसके बाद आपने अप्लाई पर क्लिक करना है और आपकी अप्लाई हो गई। और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें और कुछ 1 महीने बाद आपकी मतलब ऑलमोस्ट जिस दिन टेस्ट होगी उससे कुछ दिन पहले अपना रोल नंबर डाउनलोड करें और अपना चालान रिसीट जो है इसको घुमाइएगा मत। ये जो होता है आपका जो बैंक चालान होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना आपको टेस्ट में जाने नहीं दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। बाद में अगर कोई भी मसला हुआ, कुछ भी पूछना वगैरह हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कम्युनिटी का, उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं।